नमस्कार दोस्तों, कमला देवी सिंघवी कॉलेज कुचेरा की यूट्यूब व ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार। हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक जो हम क्लियर कर चुके हैं। आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ से संभावना तो ये होती है कि वन्य जीवों से संबंधित जो प्रश्न है वो अभ्यारण्य और अभ्यारण्य की स्थिति से संबंधित पूछा जाता है, लेकिन हम उसे लगभग दो वीडियो में, छोटे छोटे दो वीडियो में इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। वन्य जीव पहले हम देखते हैं सामान्य रूप से कि मानव आज उपभोक्तावादी और आर्थिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं या लाभदायक है उन्हीं चीजों के बारे में जोड़ते हैं। तो सोचते हैं कुछ लोग कि वन्य जीवों का क्या महत्व है। पालतू जीवों का तो हमें आर्थिक महत्व है, लेकिन वन्य जीवों का महत्व है क्या, ये तो नुकसानदायक है। वन्य जीवों का जो हमारा प्रकृति का संतुलन है, जैव विविधता है और जो खाद्य श्रृंखला है उसको संतुलित बनाए रखने के लिए वन्य जीवों का अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष से बहुत अधिक मात्रा में महत्व है। अतः हमारी जो आदिम संस्कृति थी, जिसमें हमारे पूर्वज लोगों ने इन जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए उनका संबंध देवताओं के साथ कर दिया। जैसे शेर है वो माता की सवारी के रूप में, तो ये शेर है वो माता का प्रतीक है, चूहा है वो गजानन जी का प्रतीक है, मोर है वो कार्तिकेयन का प्रतीक है, गाय नांदिया ये है शिव का प्रतीक है। इस प्रकार से अलग अलग देवताओं के साथ उनका, जैसे कुत्ता है भैरव का प्रतीक है या भैरव जी का प्रतीक है, इस प्रकार उनको संरक्षण के लिए उनको किसी देवता के साथ जोड़ दिया। अब देखते हैं कि इसका महत्व क्या है। यदि प्राथमिक उपभोक्ताओं की संख्या अधिक हो जाती है तो उन्हें नियंत्रित करने के लिए द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, और द्वितीय उपभोक्ता के लिए जो सर्वे सारी उपभोक्ता है, सबसे ऊपर के प्रतीक होते हैं वो होते हैं, इनका क्रम भी ये सब चलता रहे। तो हम देखते हैं राजस्थान में वन्य जीवों के लिए संरक्षण के लिए या वन्य जीव कौन कौन से हैं, सरकार क्यों प्रयास कर रही है। वर्तमान में जनसंख्या के बढ़ने के कारण जो जीव जंतुओं के प्राकृतिक आश्रय थे वन, उनको नष्ट कर दिया, काट दिया। कई जगहों से वहां पर फैक्ट्रियां लगा दी, कई जगह नगर बस गए, कुछ वनों को हमने कृषि के लिए काम में ले लिया। तो उन क्षेत्रों के कम हो जाने के कारण वन्य जीवों की बहुत सारी प्रजातियां हैं वो आज विलुप्त सी हो गई है, या कुछ प्रजातियां हैं वो विलुप्त होने के कगार पर है। जैसे कि हम जब छोटे थे तो जो ये कौवा है उसे एक बड़ा कौवा, जिसे डोड कौवा या बड़े कौवा कहते थे, वो आज नहीं के बराबर है। गिरद, जो कि पहले हमारे छोटे मोटे जो जीव जंतु पशु पक्षी खत्म हो जाते थे, पशु उनको खाने के लिए आते और उन्हें उनकी जो मिट्टी थी या उसकी जो मांस था उनको वो खा जाते और वहां पर सफाई रहती, लेकिन गिरद आज देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा जो गीदड़ है, लोमड़ी है, अन्य प्रकार के बहुत सारे जीव है वो आज देखने को नहीं मिलते हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ावन, बहुत से लोगों ने देखा ही नहीं घोड़ावन होता कैसा है, क्योंकि वह लुप्त होने के कार पर है। अब ऊंट को भी राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया जा चुका है। आज इसकी भी प्रजाति धीरे धीरे बहुत अधिक मात्रा में कम होती जा रही है। तो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए ऊंट एक चित्र के रूप में हो सकता है। तो हम देखते हैं वन्य जीवों के बारे में। वन्य जीवों की गणना कैसे होती है, कि जंगल में जाकर गणना कैसे करते हैं। तो पहली बात, वन्य जीवों की गणना प्रति वर्ष होती है। जनसंख्या की जो मानव जनसंख्या है इसकी गणना प्रति 10 वर्ष बाद होती है। पशुओं की जनगणना, पालतू पशुओं की जनगणना है प्रत्येक 5 वर्ष बाद होती है। लेकिन वन्य जीवों की जो गणना है वो प्रति वर्ष होती है। होती कब है? बैसाख माह में पूर्णिमा, उतरते बैसाख लागते जेठ, पूर्णिमा जो आती है उसे कहते हैं बुध पूर्णिमा। तो बुध पूर्णिमा को रात्रि में जब चांद चंद्रमा अपनी रोशनी बिखेरता है उस समय तालाब, झील, झरने, नदियां, जो जहां पर वन्य जीव निवास करते हैं, वहां पर यदि कोई पानी का स्रोत है, किसी भी प्रकार का जो पानी पीने का जो स्रोत है, उसके आसपास पर जो पेड़ होते हैं उन पेड़ों पर मंचान बैठने के लिए आश्रय लगा दिया जाता है, और जो पशुओं की या वन्य जीवों की गणना करेंगे वो उस पेड़ पर
बैठ जाते हैं। रात्रि के समय जब वो पानी पीने के लिए आते हैं तो उनकी गणना की जाती है। इसे मंचान पर बैठ करके, मंचान की सहायता से प्रतिवर्ष बैसाख पूर्णिमा, बोले तो बुध पूर्णिमा को वन्य जीवों की गणना की जाती है। और इस पद्धति को कहते हैं वाटरफॉल पद्धति। किस पद्धति से की जाती है? वाटरफॉल पद्धति की सहायता से वन्य जीवों की प्रतिवर्ष बुध पूर्णिमा को, बैसाख को मंचन की सहायता से जो भी वन्य जंगल में जो भी जलीय स्रोत है उनके नजदीक जो पेड़ पौधे हैं उनकी सहायता से या उन पर बैठकर मंचन की सहायता से इनकी गणना की जाती है। राज्य में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जंतुवालय, आखेट, निषेध क्षेत्र ये घोषित किए। वहां पर कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर कुछ जीवों के लिए तो वो विशेष रूप से संरक्षण प्रदान करते हैं, बाकी वन्य जीवों के लिए संरक्षण तो होते हैं। जहां पर वैसे भी पूरे भारत में भी वैसे शिकार, आखेट, ये आखेट है, शिकार है, ये निषेध है, फिर भी कुछ क्षेत्र होता है जहां पर उन मानव का प्रवेश ही निषेध कर दिया जाता है। जैसे राष्ट्रीय उद्यान, हमारे राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। जहां पर बाघ, मगरमच्छ या जो कुछ भी जीव जंतु है उनके संरक्षण के लिए उपाय किए जाते हैं। अब दूसरी बात, इनका महत्व है वो पर्यटन दृष्टि से बहुत अधिक मात्रा में बढ़ता जाता है। वन्य जीव अभ्यारण्य, हमारे राज्य में लगभग 25 वन्य जीव अभ्यारण्य है। इन सब को हम पढ़ेंगे आगे, अगले वीडियो में देखेंगे कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है और वो किसके लिए अधिक मात्रा में प्रसिद्धि प्राप्त है। तो कुछ ऐसे अभ्यारण्य है जो कि उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, कोई कौन सा अभ्यारण्य है जो कि बाघ के लिए, कौन सा अभ्यारण्य है वो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। तो अलग अलग अभ्यारण्य, कौन सा है वो बैघ्रों के लिए है, कौन सा है वो घोड़ावन के लिए है, कौन सा है किस नदी की सहायता से पानी आता है, ये विशेषता पढ़ेंगे। और कौन सा है कहां पर पढ़ेंगे। कंजर्वेशन रिजर्व, ये हमारे राज्य में है 4। बात करते हैं आखेट, निषिद्ध या निषेध क्षेत्र 33 जिले हैं, लेकिन 8 जिले ऐसे हैं, ध्यान रखना, आगे बात करेंगे, जहां पर न तो कोई राष्ट्रीय उद्यान है, न वन्य जीव अभ्यारण्य है, न कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है, न आखेट निषेध क्षेत्र है, न कोई जंतुवालय है। मतलब वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किसी भी प्रकार की सुविधाएं या सरकार द्वारा अधिकृत क्षेत्र नहीं है। वो 8 जिले कौन से हैं? यदि हम राजस्थान के मानचित्र में इनकी बात करते हैं कि कौन से है वो 8 जिले, तो 2 जिले जो राजस्थान में सबसे ऊपर आते हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, इन दोनों में कोई भी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा अधिकृत क्षेत्र नहीं है। 2 दक्षिणी जिले जहां पर है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, तो 2 ऊपर के और 2 नीचे के, 2 उत्तरी और 2 दक्षिणी। यहां पर कोई किसी भी प्रकार का आखेट निषेध क्षेत्र, जंतुवालय या वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय अभ्यारण्य या कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र कोई नहीं है। इसके अलावा 2 यहाँ से आते हैं जिले नजदीकी, सीकर और झुंझुनू। सीकर की गोद में जो झुंझुनू होता है, सीकर और झुंझुनू, इन 2 जिलों में नहीं है। एक है दौसा और एक भीलवाड़ा, भीलवाड़ा और दौसा। ये जो 8 जिले हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार का नहीं है। बाकी शेष जितने भी जिले उनमें या तो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है या वन्य जीव अभ्यारण्य है, 1 से अधिक है। बहुत सारे जिले जिसमें 1 से अधिक है। कुछ ऐसे उद्यान है, कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी है जो कि 1 से अधिक जिलों में है, कुछ 2 जिलों में है, कुछ 3 जिलों में है। ये जो एक यहाँ पर है अभ्यारण्य जो चंबल नदी के आसपास में, वो 3 राज्यों में और राजस्थान के 5 जिलों में फैला हुआ है। तो इनका अलग अलग क्षेत्र है, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। 5 जंतुवालय है। तो इस प्रकार ये वनों के वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन कौन कितने क्षेत्र है, कितने जिले में नहीं है, अब पढ़ेंगे आगे कौन से जिले में है। तो
तो दोस्तों जो 4 या 5 प्रकार के वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, उनमें एक है जंतुआलय। राजस्थान में जंतुआलयों की संख्या 5 है। एक है जयपुर में राज्य का प्रथम जंतुआलय, जो कि 1876 में इसको जंतुआलय घोषित कर दिया। नाम है रामनिवास बाग। प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार, रामनिवास बाग जंतुआलय कहाँ है? जयपुर। राज्य का प्रथम जंतुआलय कौन सा है? रामनिवास बाग, जयपुर। वर्तमान में इस रामनिवास बाग में मगरमच्छ व बाघ दोनों के प्रजनन का सफलतापूर्वक जो अभियान था उनको सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं। मतलब यहाँ पर मगरमच्छ और बाघ के प्रजनन के लिए रसायन अनुकूल है। दूसरा जंतुआलय है वो है जोधपुर में, जो कि घोड़ावन हमारा राज्य पक्षी है, उसके प्रजनन में सफलता प्राप्त की है। तो दोनों में ध्यान रखना, ये वर्तमान में अभी पूर्ण हुई है और चल ही रहा है कि कौन सा जंतुआलय है वो घोड़ावन प्रजनन के लिए जाना जाता है, तो जोधपुर जंतुआलय। कौन सा जंतुआलय है जो मगरमच्छ व बाघ के प्रजनन के लिए जाना जाता है, तो जयपुर जंतुआलय, रामनिवास बाग। इनके अलावा 2 जगह और जंतुआलय है, एक है आपके कोटा, 3 जगह और है, एक है आपके उदयपुर और एक है बीकानेर। बीकानेर जंतुआलय उसे अब बंद करने के कगार पर, इसे बंद करने की योजना चल रही है। बाकी ये जो जंतुआलय है, तो प्रश्न हो सकता है निम्न में से कहां पर जंतुआलय नहीं है? तो जो भी होगा, अब जो हमारे 7 संभाग है इसमें से एक अजमेर और एक 2 संभाग शेष रहे, बाकी संभाग स्तर पर ही ध्यान रखना कौन कौन सा है। दूसरे के मैप में याद रखना, बीकानेर से शुरू करते हैं तो बीकानेर है, आगे चलते हैं जयपुर है, नीचे तो कोटा है, इधर आएंगे तो उदयपुर है, जोधपुर है। किसी सिचुएशन में रखिए आप एक क्रम से और मैप की सहायता से याद करें। जंतुआलय की बात करते हैं तो भारत में वनों में वन्य जीवों के शिकार पर, उनके आखेट पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। तो कौन सा कानून है? हमारे देश में स्वतंत्रता से पूर्व भी अलग अलग रियासतों ने अलग अलग तरीके से कुछ क्षेत्रों में वन्य जीवों के संरक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया, और उसके बाद भी प्रतिबंध लगाए थे अलग रियासतों के बाद भी 51 में या कुछ जगह अलग अलग कानून बने थे। लेकिन भारत सरकार द्वारा 9 सितंबर 1972 को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 लागू कर दिया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, 9 सितंबर 1972, बोले तो 9 तारीख, सितंबर का महीना भी 9वां महीना होता है, तो 9/9/1972। ध्यान रखना किस अधिनियम के तहत वन्य जीवों का आखेट या शिकार निषेध है? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के तहत। लेकिन राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में इस अधिनियम को उसी वर्ष में लगा करके अगले वर्ष 1 सितंबर 1973 को लागू किया गया। प्रश्न हो सकता है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 को राज्य सरकार ने या राजस्थान में कब लागू किया गया? 1973 में लागू किया गया, जबकि पूरे भारत में ये नियम कब बना 1972 में। अब इन जीवों के संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा अभ्यारण्य हमारे वो है बाघ अभ्यारण्य, बाघों के संरक्षण के लिए। तो ये परियोजना कब शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना शुरू हुई थी। 1 अप्रैल 1973 को देश में लगभग 28 बाघ परियोजना है, और उनमें से 2 बाघ परियोजना राजस्थान में है। उनमें एक तो रणथंभौर, एक सरिस्का, जो कि अलवर और सवाई माधोपुर, जहां पर बाघों के संरक्षण के लिए बाघ संरक्षण परियोजना अपनाई गई है या शुरू की गई है।
तो बाघ संरक्षण परियोजना में जो दोनों है उनके बारे में हम जब उन दोनों अभ्यारण्यों के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय पढ़ लेंगे। अब देखते हैं वन्य जीवों का महत्व क्या है। तो एक तो है आर्थिक महत्व या लाभ, आर्थिक लाभ नंबर 1 है आर्थिक लाभ। वन्य जीवों के जो अभ्यारण्य है या वन्य जीवों को देखने के लिए विभिन्न प्रकार से विभिन्न देशों से पर्यटक लोग आते हैं और स्थानीय पर्यटक भी जाते हैं, दूसरे राज्य से पर्यटक भी आते हैं, तो राज्य सरकार को आय प्राप्त होती है। इसके अलावा वन्य जीव पर शिकार तो निषेध है, लेकिन जब उनकी आयु पूरी हो जाती है, वो पूरी आयु प्राप्त करने के बाद मर जाते हैं, तो उनके कुछ नाखून, कुछ बाल, खाल, यह वो भी आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक मात्रा में महत्व रखते हैं। नंबर 2, वन्य जीव है वो जैव विविधता को संतुलित बनाए रखते हैं। जैव विविधता क्या है? वन्य जीव और जो वनस्पति जीव है, कोई छोटा बड़ा कोई भी जीव है, वो सभी जीव और जो वनस्पतियां हैं उनमें जो संतुलन बनाए रखते हैं। यदि वन्य जीवों में से यदि वन्य जीव कम हो जाएंगे तो जो हमारे वन है उनका संरक्षण भी कम हो जाएगा। एक और महत्व है कि वन्य जीव हमारे जो भी जंगल है, जो वन्य प्रदेश है, उनको संरक्षण प्रदान करते हैं। संरक्षण प्रदान कैसे करते हैं? वन्य जीव है जब जंगलों में रहते हैं तो आम आदमी उनके भय से जंगल में नहीं जाता है और उन्हें काटता नहीं है, नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो यह प्रत्यक्ष रूप से ये जंगलों में वन्य जीव है वो जंगलों या वनों को संरक्षण प्रदान करते हैं, और वो जब जंगलों को संरक्षण प्रदान करते हैं तो जो पेड़ पौधे वनस्पति होती है वो पर्यावरण को संतुलन बनाने में सहायक है। तो ये इनके अप्रत्यक्ष महत्व है। इसके बाद आगे जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारे राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य। हाँ तो दोस्तों कुछ बातें और बता देते हैं आपको इस टॉपिक में। तो वन्य जीव में राष्ट्रीय पक्षी मोर, जिनके प्रजनन और संरक्षण के लिए राजस्थान में एक विश्वविद्यालय काम कर रहा है, वो है बीकानेर विश्वविद्यालय। प्रश्न है राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण, सुरक्षा व प्रजनन का कार्य वो किस विश्वविद्यालय में हो रहा है या कहाँ हो रहा है? तो रहा है बीकानेर विश्वविद्यालय राजस्थान। एक है मरु वनस्पति उद्यान। मरुस्थल में जो प्राकृतिक रूप से वनस्पति पाई जाती है उन वनस्पतियों के संरक्षण के लिए एक उद्यान स्थापित किया गया है, वो है जोधपुर। जोधपुर में है माचिया सफारी पार्क। इस पार्क में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में जो प्राकृतिक रूप से वनस्पति पाई जाती है उनके संरक्षण के लिए एक उद्यान की स्थापना की गई है जोधपुर में। तो प्रश्न है मरु वनस्पति या मरु वनस्पति उद्योग की स्थापना कहाँ की गई है? तो माचिया सफारी पार्क जोधपुर में, मतलब जोधपुर में एक पार्क है उसमें इसकी स्थापना की है। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है मरुस्थल में जो प्राकृतिक रूप से वनस्पति पाई जाती है उन्हें संरक्षण प्रदान करना। तो मोर के लिए संरक्षण, मरु वनस्पति, वन्य जीव। हमारे संविधान में 3 प्रकार की अनुसूचियां हैं, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। संघ सूची का मतलब है वह विषय जिन पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, होते हैं संघ सूची। ऐसे कानून के ऐसे विषय या ऐसे विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है, वो है राज्य सूची। कुछ ऐसे विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ को भी है और राज्य को भी है, उसे कहते हैं समवर्ती सूची। और कुछ ऐसे विषय जो छूट गए हैं, अपशिष्ट विषय है, उन पर कानून बनाने का अधिकार वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को है। तो वन्य जीवों पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाती है, संघ सरकार बनाती है, तो दोनों बना सकते हैं। तो यह विषय है
समवर्ती सूचिका। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का मतलब है ऐसे विषय जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, और यदि विरोध होता है तो राज्य सरकार की अपेक्षा जो केंद्र सरकार ने या संघ सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून बनाया जाता है वो कानून मान्य होगा। तो कुछ रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। 4 रिजर्वेशन है, तो कंजर्वेशन क्षेत्र वो कहां पर है? तो बीसलपुर कंजर्वेशन क्षेत्र कहां पर है? टोंक में। बीसलपुर बांध बना हुआ है, तो बीसलपुर कंजर्वेशन क्षेत्र कहां पर है? टोंक में। जोड़वी वैसे जानते हैं ऊंट और बकरियों के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है, तो जोड़वी गाड़वाला कंजर्वेशन क्षेत्र कहां है? बीकानेर में। सुंदा माता कंजर्वेशन क्षेत्र कहां है? जालंधर और सिरोही। तो ऐसा भी हो सकता है बीसलपुर, जोड़, बीर, सुंदा माता और गुड़ा विष्णु चारों दे दे। इनमें से कोई एक कंजर्वेशन क्षेत्र का नाम बताइए जो कि एक से अधिक जिलों में या 2 जिलों में स्थित है, तो वो है सुंदा माता कंजर्वेशन क्षेत्र, वो है जालौर और सिरोही दोनों क्षेत्रों में। सुंदा माता पर्वत है, सुंदा माता वहां पर मंदिर है। अब जहां पर राज्य का पहला रोपवे पर्वतीय क्षेत्रों पर एक पर्वत से दूसरी पर्वतीय चोटी पर जाने के लिए रज्जु मार्ग या तार मार्ग जो होते हैं उनके लिए काम देता है। बूढ़ा विष्णुया ये कहां पर है? जोधपुर में। तो इन चारों का नाम कौन कौन से हैं? हो सकता है 3 नाम ये दे दे, एक नाम अभ्यारण्य का दे दे कि निम्न में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्वेशन क्षेत्र नहीं है। तो एक नाम दे बीसलपुर, एक नाम दे जोड़बीट, एक दे सुंदा माता और एक नाम दे दे जैसे माचिया सफारी पार्क है या कोई भी उद्यान का नाम दे दे, घना पक्षी है। तो उनमें से एक को जो नहीं हो निकालना है। और इनके अलावा यदि ये 4 नाम दे दे, इनके अलावा 4 जिले इसके सामने दे दे, उनका मिलान करना है, ऊपर नीचे दे दे, यहाँ जोधपुर, टोंक, बीकानेर ऐसे आगे पास चल दे, उसके बाद में मिलाना है कि कौन सा कहां पर है। तो अगला वीडियो जो हमारा होगा वो होगा राष्ट्रीय उद्यान, जो 3 राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में पढ़ेंगे, और 25 जो हमारे राज्य हो सकते हैं मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य है उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।